अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट और मैं हूं शयान और मेरे साथ हैं शहरियार और तैमूर। एंड ऑन टुडेज एपिसोड हम लोग एक कमबैक के बारे में बात करेंगे जो हमने विटनेस किया, और फिर जो ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है फैसलाबाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। T20 सीरीज ख़त्म हुई, पाकिस्तान जीती T20 सीरीज 2-1। अम, अच्छी काफ़ी पॉजिटिव परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है। सलमान मिर्ज़ा की ओपनिंग स्पेल, शाहीन आफरीदी की ओपनिंग स्पेल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल बाबर आजम का कमबैक। उन्होंने 66 रन मारे या 68। 68 रन मारे उन्होंने। अच्छे स्ट्राइक रेट पे, स्पिन पे भी काफ़ी प्रोएक्टिव उनकी बैटिंग थी। और जो एक पाकिस्तान को एक जो एक मिसिंग फैक्टर था एट नंबर 3, एक एक जो स्टेबलाइजिंग एस्पेक्ट जो हम लोग मिस कर रहे थे एशिया कप में ट्राई सीरीज में, वो हम लोग को अच्छा नज़र आया। हम लोग को वो इतना अच्छा नज़र आया कि लोग पागल हो गए। जो लोग कह रहे थे कि बाबर आजम फ्लॉप है, फारिक है, घंटे का किंग है, ये है वो, सब तारीफें करने लगे। तारीफों का बार, काबिल तारीफ इनिंग्स थी, हम तो अक्सर शुरू दिन से कहते हुए आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जज्बात बदल गए यू नो सब चीज बदल गई। तो मतलब कॉम्प्रहेंशन क्या बनता है, मतलब थिंक अबाउट दिस राइट। जो स्टैटिस्टिशियन, जो एक मशहूर ज़माना स्टैटिस्टिशियन है, जो पॉडकास्ट में चीख चीख के बोलते थे कि बाबर को वन डाउन आना है, अब वो वन डाउन आके रन कर रहा है तो वो कह रहा है कि भाई ओपन करो। मतलब यार क्या सर पे है, मतलब आपको अब मिल गया कि भाई नहीं, बाबर को वन डाउन खिलाना है, वन डाउन खिला दिया। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ओपन जाएं। वो लॉजिक वही दे रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको ओपन ही करवाया उसी वजह से कहते हैं, जो जो वो लॉजिक अब दे रहे हैं वो। किसी हाल में खुश नहीं है ना, कि ओपन करवा दी तो मसला, वन डाउन पे ले आए तो मसला। अब एक चीज जो हर कोई कह रहा है, आई थिंक हमने भी बोली थी इस बात पे, कि बात की थी इस बात पे, कि स्पिन पे गेम उसका थोड़ा चेंज हुआ है, जो नजर आ रहा था इवन टेस्ट सीरीज में भी और इस सीरीज में भी, कि भाई ने मतलब कोशिश की है डोमिनेट करने की। वो स्वीप स्वीप शॉट जाती है, उसने शायद लिंडे को शायद स्क्वायर लेग पे या मिड विकेट पे एरियल स्वीप शॉट मारा था, जो कि आई डोंट थिंक हमने, स्वीप शॉट वाज नॉट पार्ट ऑफ बाबर आजम्स गेम एट ऑल। तो आई थिंक दैट इज समथिंग न्यू दैट ही हैज ब्रॉट इनटू हिज गेम। यूजुअली वो स्ट्रेट या डाउन द ग्राउंड ही मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्वीप शॉट की हमने विटनेस किया। इसका मतलब ये है कि उसकी एक अप्रोच डिफरेंट हो गई है स्पिन के बारे में। मे बी हम लोग काफ़ी रीड कर रहे हैं, मे बी इट्स जस्ट यू नो कहते हैं ना कि आज लग गए शॉट्स तो लग गए। मे बी इट्स नॉट समथिंग दैट वी वुड सी लेटर ऑन, आई डोंट नो, बट स्टार्टिंग ऑफ इट्स रिफ्रेशिंग टू सी। क्या कहते हैं आप तैमूर? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। नहीं, डेफिनेटली रिफ्रेशिंग टू सी बिल्कुल है। और जैसा कि आपने कहा कि जो उन्होंने स्वीप शॉट मारे, एक बिहाइंड द स्क्वायर, एक मिड विकेट की तरफ, ऑल्दो जो मिड विकेट की तरफ गया था वो ऑलमोस्ट मुझे लगा था एकदम 1 मिनट के लिए कैच हो गया। हम्म। बट चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। आई थिंक शरियार उस टेक्स्ट पे भी बात कर रहे थे कि फिटनेस में भी आपको एक विजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा है। और वो ख़ासकर जो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट थी, वो किसी और के साथ जब बैटिंग कर रहे थे, तो ये भी और क्रिकेट में फॉर दोज़ ऑफ अस हू हैव प्लेड इवन एट द क्लब लेवल, चाहे आप बॉलर है, चाहे आप बैट्समैन है, जब आपकी फ़िटनेस अच्छी होती है तो आपकी गेम इम्प्रूव होती है। चाहे वो आपके शॉट्स हो या ना हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं अपने शॉट्स भी खेल सकता हूँ, लेकिन मैं नया भी कुछ ट्राई कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉज़िटिव हमें देखने को मिला, व्हिच आई एम श्योर हम उस पे डिटेल भी बात करेंगे। लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा ये है कि बाबर ने अपनी गेम को ओन किया। वो जो उनकी एक पॉडकास्ट की रील चल रही थी काफ़ी दिनों से, जिसमें बाबर बात कर रहे थे कि ये मेरा गेम ऐसा नहीं, मेरा गेम ऐसे है। और वो लोग, मैं देख रहा था कमेंट्स में लोग जो है बाबर को रिमाइंड करवाए थे कि बाबर प्लीज़ रिमेंबर दिस व्हेन यू गो आउट टू बैट टुडे। एंड आई थिंक ही शोड अस दैट कि क्लास डेफिनिटली परमानेंट है, फॉर्म ऊपर-नीचे होती है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि जिस फ़ेज़ में वो हैं अपने करियर के, होता है ना कि आप एक पीक पे आते हैं, फिर आप नीचे आते हैं, देन यू आर गोइंग बैक टू होपफुली टू अनदर पीक अगेन। अब जिन प्लेयर्स के या जिन बैटर्स के करियर्स 15-15, 20-20 साल के थे बिफोर टी20 क्रिकेट और बिफोर लीग क्रिकेट, जब क्रिकेट इतनी नहीं होती थी, तो ज़ाहिर है बैटर्स जो हैं वो अफ़ोर्ड कर सकते थे, उनकी फ़िटनेस और उनकी बॉडी अफ़ोर्ड कर लेती थी कि आप 15-15, 20-20 साल के करियर्स रखें। तो उन केसेस में हम देख सकते थे कि शायद मल्टीपल पीक्स आपको आए बाद में। अब विद द अमाउंट ऑफ क्रिकेट बैटर्स आर प्लेइंग टुडे, ऑफ कोर्स पीपल लाइक कोहली आर एन एक्सेप्शन। लेकिन मुझे
आई एम होपिंग कि जो अब हम अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस में, दिस विल लीड टू अनदर पीक इन हिज करियर, एंड होपफुली दिस विल बी द फुल एंड फाइनल पीक ऑफ हिज करियर बिफोर ही हैंग्स हिज बूट्स, बट ऑल इन ऑल इट वाज गुड टू सी. एक और पॉजिटिव था साइम अयूब की इनिंग्स का। वो चले, वो कैच छूटा तो उनसे रन हुए, लेकिन रन हो गए और लंबे लंबे मारे उन्होंने। ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ थी। आई मीन इट्स अ गुड थिंग टू सी गोइंग इनटू द ट्राई सीरीज एंड द वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। देखिए, एक चीज़ जो ठीक है, हमें साइम के रन नज़र आए, हमें बाबर के रन नज़र आए, हमें बॉलिंग में परफॉर्मेंसेस नज़र आई, मगर एक चीज़ जो नोटिसेबल है ना इसमें, कि नॉट जस्ट द बैटर, इट फील्स लाइक कि बाबर का बैट प्लेइंग 11 में आना ही एक इट्स बहुत बड़ा एक बूस्ट था। इनको बूस्टिंग इफेक्ट मिला है टीम को, क्योंकि अगर आप सेकंड T20 में भी देखें तो जिस तरह से साइम बाबर के आने से पहले खेल रहा था वर्सेस बाबर के आने के बाद उसने जिस तरह से खेला है, ठीक है? तो वो फ़र्क नज़र आया कि वो हर बॉल के बाद उसको दे वर हैविंग कन्वर्सेशन, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट दे रहा था। हालाँकि वो खुद बहुत ही मीडियोकर सी इनिंग्स खेल रहा था इन द सेकंड T20, आई गेस, क्योंकि मैच इतना वन साइडेड हो चुका था कि ही जस्ट टुक हिज टाइम। मगर आपको फ़र्क नज़र आया इवन थर्ड T20 में। सलमान अली आगा से रन्स निकलवाए उसने, जो खुद कुछ नहीं कर रहे थे, यू नो तो वो एक नहीं, फैक्टर। 130-40 पे वो भी खेल रहा था, मतलब स्ट्राइक रेट पे। वो दैट दैट वाज बिकॉज कि वो उसको पुश कर रहा था, ही वाजंट ट्राइंग ऑन हिज ओन। स्ट्राइक रोटेशन बाबर की तरफ से बहुत ज़्यादा थी, जो उन्होंने 2 3 4 तुक्के लिए थे वो भी बाबर की वजह से ही स्ट्राइक ज़्यादा लिए थे। रोटेशन भी कितनी इंपॉर्टेंट थी और कितनी फ्रेश लग रही थी यार, मतलब एग्जैक्टली समथिंग वी वर मिसिंग। जो पहले जो बाबर की इनिंग्स पे बात हो रही थी ना कि स्वीप शॉट ये वो, चांसेस मिले थे उनको, थोड़े से वो लकी रहे उनके वो चांसेस, वो जिस तरह वो आउट हुआ है वो सीधा फील्डर पे गया है, वो जो स्वीप शॉट जिसकी तैमूर ने बात की वो भी फील्डर के पास जा सकता था, क्योंकि दैट वाज ओनली अ 5 6 स्टेप्स डिफरेंस। मगर जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना कि आई थिंक ही प्लेड लाइक ओनली 9 और 10 डॉट बॉल्स इन दैट होल इनिंग्स। तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिस तरह से उसने स्ट्राइक रोटेशन की, स्पिनर को जिस तरह से लिंडे को उसने एक ओवर में शायद 4 या 5 कंसेक्यूटिव डॉट्स किए थे, उसके बावजूद भी ही वाज़ एबल टू रोटेट द स्ट्राइक्स, 1 को 2 में कन्वर्ट वो कर रहा था। और उसकी वजह से उसके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के जो शॉट्स थे, जो हम मिस कर रहे थे, जैसे कवर ड्राइव हमने मिस की, हमने कट बिहाइंड स्क्वायर हमने मिस किया, पुल पे भी उसने 1 2 शॉट मारे, तो वो शॉट उसके लगे, दैट वाज़ द थिंग कि वो अपनी शॉट्स खेल रहा था, जो उसके रेगुलर। एक तो ठीक है कि इम्प्रोवाइज़ किया उसने, स्वीप शॉट्स निकाली, थोड़ा-सा एग्रेसिव नज़र आया, ही वाज़ लुकिंग टू स्कोर रन्स। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ये चीज़ इसको जो है ना अब कैरी करनी है यहाँ से फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। फॉर प्रॉब्लम फॉर कॉन्टेक्स्ट में एक बात इंटरजेक्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। फॉर कॉन्टेक्स्ट, जो हम बात करते हैं स्ट्राइक रोटेशन की एंड हाउ इम्पोर्टेंट स्ट्राइक रोटेशन इज़, जब बाबर आया था बैटिंग करने तो उसके आई बिलीव उसकी शायद 12 बॉलों पे उसके शायद 21 या 22 रन थे लगभग। और उसी स्टेज पे साहबजादा फरहान के आई थिंक उनकी 3 बाउंड्रीज थी जिस पे 14 रन आए थे, और वो उन्होंने बाकी सारी बॉलें डॉट खेली थी। 12 पे 14, 14, हाँ 12 पे 14 वो थे और 12 पे 17 ये थे, हाँ, या 19 थे। ऐसे ही कुछ था, बट बाबर ने उस वक्त सिर्फ एक बाउंड्री मारी थी और उसने सारे रन्स भाग के लिए थे। तो फैक्ट इज़ कि आपने 3 साहबजादा फरहान की एग्जांपल जो है, उसने 3 बाउंड्री मारी, 14 रन उसने बाउंड्री पे लिए। बाय दैट लॉजिक उसको उसका स्ट्राइक रेट और उसकी जो रन्स की टैली है वो 30 तक होनी चाहिए थी एट लीस्ट इन माय ओपिनियन। लेकिन हमने वो नहीं देखा। वो उनका स्ट्राइक रेट आई थिंक 112 था। ऐसा कुछ ही कुछ था, जो कि हम लोग, जो हमारा जो थिंक टैंक है वो कहता है कि भाई अग्रेसिव प्लेयर है, जो भी इनको टाइटल दिया जाता है। बट स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो इवन इन दैट सिनेरियो बाबर का स्ट्राइक रेट ज़्यादा था, फरहान का कम था। जो फ़र्क वो था वो यही था कि रोटेशन की कमी थी। नहीं, और वो उसका एक और स्टैट जो ज़्यादा चल रहा है, वो जो डॉट बॉल परसेंटेज
का जो हमने स्टैट एग्ज़ैक्टली या देखा था, एग्जैक्टली उसके अंदर फरहान हाईएस्ट था, बाबर सबसे लोएस्ट था। आपके जितने भी इंटेंटफुल एग्रेसिव प्लेयर जो खेल रहे थे इन एशिया कप, उन सब का डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। आई थिंक हाईएस्ट फरहान का था जो 48% था, और लोएस्ट बाबर का था जो 31% था। दैट इटसेल्फ वाज़ अ बिट सरप्राइजिंग टू मी, क्योंकि मेरे हिसाब से बाबर फिर भी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेला है बीच में। उसके बाद भी अगर उसके 31% है, तो दैट वाज़ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी। मगर उसमें आप ये देखें कि जो बैक टू द टी20 सीरीज, सही है कि बाबर की परफॉर्मेंस ने ओवरशैडो कर दिया, मगर आपके प्रॉब्लम वहीं के वहीं है। लाइक आपका ओपनिंग पेयर अभी भी फ्रेजाइल है। लाइक पहले साइम से रन नहीं हो रहे थे, अब फरहान की भी फॉर्म जाती हुई नज़र आ रही है। द मोर ही इज़ प्लेइंग, दिन ब दिन जो है वो पहले से बदतर ही नज़र आ रहा है। लाइक ही इज़ नॉट इम्प्रूविंग इन एनी ऑफ द इनिंग्स दैट ही इज़ प्लेइंग। उसका वही है कि वो बाउंड्री मार रहा है, फिर उसके बाद वो डॉट्स खेल रहा है और अपने खुद प्रेशर बनाता है, फिर वो आउट हो जाता है। साइम का ये है कि वो उनसे अगर बॉलिंग करवाई जा रही है तो उनसे बैटिंग नहीं हो रही, वो बैटिंग जब कर लेते हैं तो वो उनसे बॉलिंग नहीं करवाई जाती, तो वो एक अजीब प्रॉब्लम आपका वही मिडल ऑर्डर है। बाबर के आने से सही है कि आपको लगेगा कि हाँ यार, कि हमारे आपके पास एक एक एक्सक्यूज़ आ गई है बिल्ट इन, कि अच्छा अब नहीं चलेगा, तो सारी बल्ली इस पे डाल के। और लेकिन देखिए ना, बाबर आउट को लाइन लग गई। वही मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, 4, 5, 6 आपका प्रॉब्लम अभी भी है। अभी दूसरे टी20 में बैटिंग ही नहीं आई। तीसरे टी20 में सिर्फ पता नहीं 18 या 19 रन करने थे जब बाबर आउट हुआ है। सिर्फ और लाइन लग गई। 18-19 करने पे आपने जो है वो 3 विकेटें चीपली लूज़ कर दी, आपको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि सलमान अली आगा को कप्तान बना तो दिया है, मगर उसको कहाँ खिलाना है। पहले आप रिजवान बाबर को लेके रो रहे थे, अब आप आगा और बाबर को लेके रोएंगे कि ये दोनों आप साथ खेलना शुरू हो जाएंगे 3-4 नंबर पे। तो घूम फिर के फिर वहीं आकर आप खड़े हो गए कि आपने ओपनिंग से एंकर हटाए, अब आप मिडिल ऑर्डर में एंकर लेकर आ गए। हसन नवाज बेचारे को इतना आपने पंप्ड अप किया कि जी वो हमें शाहकार मिल गया, और फिर उसके बाद अब वो उस बेचारे की ना कोई बात करता है ना कुछ करता है, वो अजीब वो गुमसुम हो गए वो। आगा की वजह से मार खा रहा है वो, उसकी हाँ, पोज़ीशन पे आगा ही खेल रहा है। हाँ, आगा जी जो हैं वो उनके नंबर पे आ गए। और वो बांग्लादेश की सीरीज़ जब उनकी ख़त्म हुई थी, जो वो पहली सीरीज़ जीते थे होम पे, या अवे में, शायद नहीं, अवे में तो ये हार गए थे, होम पे ये आगे स्टेटमेंट दे रहे थे पोस्ट मैच में कि जी, कि अगर मेरे होते हुए हारिस और हसन नवाज और ये सुपरस्टार ना बने या मैच विनर ना बने तो ये मेरा फेलियर होगा। एक स्क्वाड से बाहर है और एक हाँ, टीम से एक बाहर है। स्क्वाड से बाहर है, एक टीम से बाहर है, एक को खुद नहीं पता मैं क्यों खेल रहा हूँ। अजीब हमारे यहाँ जो है ना, अजीब पता नहीं क्या लेके चलते हैं, समझ से बाहर है। अच्छा, तो कहने का हसन नवाज़ से जगह ऐसे लिए जैसे बंदा ये नहीं कहता यार ज़रा सीट गरम करना मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो हसन नवाज़ से जगह उनकी कर दिया, वो आके बैठे हम हुए आराम लोग वो से नीचे। हम लोग जीडीसीसी में करते थे ना यार, ये सिगरेट पकड़, मैं भी आया बस। हाँ, तो तो हसन वो नवाज़ ने अजीब। सिगरेट जला के रख दी उनके लिए। हाँ, वो अजीब ही। अच्छा, वो हसन नवाज बेचारे का वो शुरू में उन्होंने परफॉर्म किया थोड़ा बहुत, जो उनको जो नया नया हर प्लेयर आके करता है, सिमिलर स्टोरी है। मैंने बहुत बार ये बात मैंने पहले ही कहा था, ये हैदर अली से भी बदतर हाल होगा इसका। लेकिन ठीक है। आपने बहुत चेंज किया ना, देखें आपने उसको, उसने सेंचुरी कहाँ मारी, ओपन में मारी। आप पीएसएल में साउथ शकील को अकोमोडेट करने के लिए आपने उसको 5 पे खिला रहे हैं, 4 पे खिला रहे हैं क्वेटा क्वेटा ग्लैडिएटर्स में। उसकी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, उसको फिनाले के साथ ओपन करवाते क्वेटा में। उसकी प्रेफर्ड पोजीशन ओपनिंग है ना। नहीं, देखें, वो जो आप एग्जाम्पल जो दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो बन गया ना। वो ठीक है। मिडिल ऑर्डर ठीक है, में टीम खेल की लिया। रिक्वायरमेंट थी। वो टीम की खेल लिया मिडिल रिक्वायरमेंट थी। ऑर्डर में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया। वो टीम में भी आके उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। नंबर 4 पे उसकी मेरे ख्याल से शायद 40 प्लस की एवरेज है अभी, इंटरनेशनल जितना भी वो 180 खेला है, का स्ट्राइक रेट है और और 40 180 का एवरेज। स्ट्राइक रेट है। तो इस स्टैट पे वो नंबर 4 कैसे नहीं खेलता, रिगार्डलेस कि आप कौन सी ऑपोजिशन के साथ खेल रहे हैं। आप एक मैच के बाद उसको एशिया कप में कैसे बाहर कर सकते हैं? आपने पूरी एग्रेसिव माइंडसेट की या मॉडर्न डे क्रिकेट का आपने चूरन बेचा सिर्फ उस बैटर के नाम पे।
ठीक है जी, हमें ये बड़े टैलेंटेड प्लेयर मिल गए। अरे वो सब छोड़ें, आपको याद है वो जो वो बाबर को बाहर गया था आकिब जावेद ने, तो उनसे पूछा गया था कि बाबर क्यों बाहर गया, तो उन्होंने कहा था कि हमें सीधे बल्ले वाला प्लेयर चाहिए ही नहीं। हाँ, सीधे बल्ले वाले प्लेयर नहीं सीधे चाहिए ना। बल्ले वाला अब प्लेयर ही नहीं चाहिए। हाँ, अब क्यों आ गए वो सीधे बल्ले वाले प्लेयर? जब आड़े तिरछे बल्ले, जब सबको नज़र आ गया कि आड़े तिरछे बल्लों से बॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही, बॉल कहाँ जा रहा है, बैट कहीं जा रहा है, तो वो अब सीधा खेलने वाले को लेकर आ गए जी कि सीधे बल्ले वाले चाहिए। अब क्यों चाहिए भाई? और जो आड़े तिरछे बैट से खेल रहे थे उनको सबको आपने बाहर कर दिया। तो कहने का मतलब वही है कि ठीक है, आप सीरीज जीते हैं, सब सब जो है ना वो उनको एस्थेटिक्स बनाने को मिल गई हैं, बल्ले बल्ले हो रहा है सब कि भाई उन्होंने आके जो है ना कमबैक कर लिया। कमबैक जो है वो कमबैक पे बात हम तफसील से तब करेंगे जब हमें लगेगा कि हाँ कि कमबैक हो चुका है, क्योंकि ये कमबैक की एक आपको झलक नज़र आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे जी कि वो ही इज़ फुली बैक। मगर क्योंकि जिस टीम में वो खेल रहा है ना, वो ये टीम वो नहीं है जिसमें वो आके कमबैक करे। क्योंकि उसने कमबैक में भी अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ही लेनी है और टीम ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को ही देनी है कि भाई तू ही है, मैच जितवाएगा हमें, तो उसने कद्दू कमबैक करना है। यानी कि एक तरफ क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई कि जब प्रेशर नहीं होता, जब बॉलिंग अच्छी नहीं होती, जब अपोजिशन अच्छी नहीं होती, जब फाटा विकेट होती है तो इनसे रन करवा लो, जब ये आईसीसी टूर्नामेंट में आते हैं तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो भाई उस लॉजिक से तो जो बाकी खेल रहे हैं, तो वो तो इंटरनेशनल खेलने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि ना वो फाटा विकेट पे रन कर रहे हैं, ना वो किसी हल्की ऑपोजिशन के अगेंस्ट रन कर रहे हैं, ना वो इस बॉलिंग अटैक जो साउथ अफ्रीका ने रखा उस पे भी रन नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये ना फिर आप अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को बंद कर दें भाई, फिर कि अगर आपको यही मटेरियल मिल रहा है देखने को कि कम से कम एक प्लेयर है तो जो आपकी कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत रख लेता है। ठीक है, आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाके कुछ नहीं कर पाते, एक बंदे ने आपको आईसीसी टूर्नामेंट्स में कुछ नहीं करके देना, उसके लिए टीम एफर्ट चाहिए। अभी आपने रिसेंट एग्जांपल देख ली ना, इंडियन वुमेन की, वो किस तरह जीते हैं। कोई एक दो प्लेयर के बेस पे नहीं जीते हैं, उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरी टीम ने परफॉर्म किया है। शेफाली वर्मा के बारे में आप पढ़ लें कि वो कैसे टीम से बाहर थी, कैसे वापस आई और कैसे वो मैन ऑफ द मैच बन गई, यू नो। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें हमारे इश्यूज कुछ और हैं। हमें उसको फिक्स करने के बजाय हम उल्टी सीधी चीज़ों में लगे हुए हैं कि उसको कप्तान बना दो, उसको बाहर कर दो, उससे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लो, इनको जो है वो वापस ले आओ, उनको जो है बोलो कि भाई आपने इस तरह। अच्छा, अब एक और मंजन अभी मार्केट में आया है कि भाई बाबर आजम की इनिंग देख के बहुत अच्छा लगा, अब हम चाहते हैं कि ये इसी तरह रन करता रहे और अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रखे। भाई अब ये अच्छा स्ट्राइक रेट क्या होता है? 128 से 129 का तो उसका कैरियर स्ट्राइक रेट है। 2024 से अब तक उसने जितनी भी टी20 खेले हैं, आई थिंक उसका एवरेज स्ट्राइक रेट जो है वो 140 से ऊपर ही है, या 135 से ऊपर है। तो अच्छा स्ट्राइक रेट क्या होता है एक एंकर प्लेयर के लिए? ये सवाल ज़रा पूछे ना किसी से कि एक एंकर प्लेयर का अच्छा स्ट्राइक रेट क्या है, क्योंकि वो तो 170 175 पे नहीं खेल सकता। और जहाँ रोहित शर्मा जैसा एग्रेसिव प्लेयर का स्ट्राइक रेट 132 है, सोचें आप। मतलब रोहित यार शर्मा इज नोन। रोहित शर्मा भी बहुत कोई एग्रेसिव प्लेयर नहीं है। लाइक ही वाज नॉट दैट एग्रेसिव प्लेयर। वो अपने कुछ शॉट्स में बहुत पक्का था, उसके कुछ जोन थे जिसमें वो बहुत पक्का था, मगर वो एक प्रॉपर बैटर था भाई। वो ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद करके जो है ना आंखें बंद करके ट्रेविस हेड की तरह मारना शुरू कर दे कि बस ठीक है, हर बॉल में मार रहा हूँ, या जैसे अभिषेक शर्मा निकल निकल के मार रहा होता है। वो उस तरह का प्लेयर नहीं था, वो प्रॉपर प्लेयर था भाई। तो इसीलिए आपको स्ट्राइक रेट, अब जैसे मतलब बटलर है। मैं बेंचमार्क इस तरह सेट कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा का 132 का स्ट्राइक रेट है, कैरियर स्ट्राइक रेट। और विराट कोहली का है 140। अपने बाबर आजम आते हैं 128 पे। तो अगर आप कंटिन्यूटी देखें, लाइक टू फॉर द होल द बिग पिक्चर देखें पूरी, तो बाबर इज नॉट फार ऑफ। लाइक जॉर्ज बटलर का स्ट्राइक रेट हाई है तो एवरेज कम है। हाँ, अब वो तो ठीक है। मैं अब बाबर आजम का स्ट्राइक रेट तो इसलिए भी
आप उस पे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बैटर देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ 2 या 3 बैटर उससे ऊपर नज़र आएँगे जिनका बेहतर स्ट्राइक रेट है। उसमें शायद एक साइम है, एक फ़खर है, और शादाब को मैं, क्योंकि मैं बैटर उसको कैटेगरी में लेके नहीं आ रहा, मैं ऑलराउंडर कैटेगरी में, इसलिए आप उसको हटा दें तो आपको जेन्युइन बैटर टी20 का जो है वो आपको 2-3 ही उसके आसपास नज़र आएंगे। हसन नवाज इज़ टू यंग, तो मैं उसका भी काउंट नहीं कर रहा, मगर चलें अगर आप उसको भी काउंट कर लें, हसन नवाज को, तो वो टॉप ऑर्डर में खेला हुआ है। और या हारिस है, हारिस, हसन नवाज, साइम अयूब, फ़खर और बाबर, ये टॉप 5 हैं आपके विद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट। तो हाँ, आप, आई मीन, फिर अगर आपके पूरे मुल्क में ये 5 लोग ही हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, तो फिर यार आप क्या स्ट्राइक रेट की बातें करते रहते हैं। अभी भी 140 के स्ट्राइक रेट पे खेला है ना उसने। कोई एक पिछले मैच में सेकंड टी20 में साइम ने 170 या 80 का स्ट्राइक रेट था उसका, क्योंकि वो उस कैटेगरी का प्लेयर है कि वो उस तरह से खेलता है ये। लेकिन उसका स्टार्ट और एंड में भी तो फर्क है ना। एग्जैक्टली। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसका स्टार्ट किस तरह था, राइट? अब क्या कहते हैं, आप स्टार्ट ले रहे हो रना बॉल लेके, डॉट बॉल खेल के स्टार्ट ले रहे हो। साइम का स्टार्टिंग स्ट्राइक रेट पावर प्ले में शायद 100 भी नहीं था। वो कैचअप कर गया, दैट्स फाइन, बट मतलब allow every player the opportunity to catch up, yeah, every player to finish his innings before you judge them. That's what I would say. हाँ, मैं वही कह रहा ना, उसको वो कैचअप कैसे किया उसने, क्योंकि अगले एंड से उसको एक एक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिली तो उसने कैचअप कर लिया ना। हम्म। अगर वहाँ से लाइन लगी होती तो फिर हम देख लेते कितना कैचअप करते वो। हम्म। तो बात वही होती है कि क्या, अगर आप प्लेयर वो कैचअप नहीं कर पाए ना, पहले T20 में देखा ना आपने, नहीं ना। कैचअप कर पाए वो। आप खुद खुद विकेट पे के चले गए वो एट द एंड। पहले T20 में देखा ना साइमन यू किस तरह आउट हो गई है। हम्म। बट खैर, मूविंग ऑन टू यार एक प्लेयर है जो वो कुछ करता भी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके चला जाता है। वो है राणा भाई। हाँ। राणा भाई मैन ऑफ द सीरीज बने। हाँ। लेकिन मुझे लगता है वो राणा भाई के साथ ना वो एक एक मीम आती है ना, वो जो धमाल जो मूवी है उसमें जो वो जो येलो येलो वाला जो कैरेक्टर है वो आगे आ जाता है कि भाई मैं पता नहीं इन चीजों में कैसे आगे आ जाता हूँ। तो राणा भाई के लिए ये मीम सेट है। भाई साहब मैं तो सीरीज बने एंड अपेरेंटली इनको कोई रोल भी दिया हुआ है जो आई डोंट अंडरस्टैंड इस रोल। कभी बॉलिंग मिलती है, कभी बॉलिंग नहीं मिलती है। तो राणा भाई के क्या क्या असेसमेंट है आप लोगों का राणा भाई पे? और जब बॉलिंग मिलती है तब विकेट भी ले लेते हैं। मैं उस दिन सोच रहा था हाँ। कि यार मोहम्मद वसीम बेचारे का क्या कसूर है कि वो बाहर बैठा रहता है, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उसका कसूर नहीं है, उस बेचारे की किस्मत ख़राब है कि या तो कोई ना कोई चल जाए, या तो उसको रखते नहीं टीम में, या फिर राणा भाई जो है वो ऐसे मोमेंट्स पे आके परफॉर्मेंस दे जाते हैं, और उन्होंने अपनी पीआर भी थोड़ी अच्छी रखी हुई है तो उनको ज़रा चांस वांस मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक फ़हीम अशरफ जो है वो, आई मीन टू मी ही इज़ हैविंग द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। हाँ। चाहे वो दूसरे टूर्नामेंट्स हैं, चाहे ये सीरीज़ है या कोई ट्राई सीरीज़ भी जो पहले थी, वेदर विद द बैट और विद द बॉल ही एंड्स अप परफॉर्मिंग। और यही ट्रेंड हमने पिछले 2 पीएसएल सीज़न्स में भी देखा था कि कहीं न कहीं से जो है ना, वो जो आपने बात की कि बाकी सारे पीछे हो जाते हैं, आई थिंक फ़हीम अशरफ को दुआएँ ऐसी लगी हुई हैं कि यू नो बेसिकली ही एंड्स अप बिकमिंग अंधों में काना राजा, लेकिन ऑन मेरिट, यू नो जहाँ पे, एंड आई से ऑन मेरिट बिकॉज़ जहाँ पे किसी से कुछ नहीं हो रहा होता पाकिस्तान टीम में, वहाँ पे वहीम अशरफ आगे कुछ ना कुछ कर जाते हैं और वो स्पॉटलाइट ले जाते हैं। आई थिंक दैट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट वी सॉ इन दिस सीरीज़ एज़ वेल। आई मीन एशिया कप फाइनल वाज अनदर अनदर थिंग। बैठे बैठाए या उनसे ओपन करवा दी, पूरे टूर्नामेंट में बॉल नहीं दी और आपने उनको फाइनल में ओपन करवा दी बॉलिंग में। अच्छा, आप मजे की बात देखें, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने सिर्फ 2 मैचेस में बॉलिंग करा के। वही कह रहा हूँ ना। यानी कि वो तीसरे पहले मैच में उन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई है पिंडी हम्म। में। नहीं, सलाम एक इस और कप्तान चीज। को, मतलब आप ये भी नहीं कि आप फ़हीम अशरफ ने सिर्फ इन 2 मैचेस में बॉलिंग में परफॉर्मेंस अच्छी की है। फ़हीम अशरफ कंसिस्टेंटली पिछले बहुत अरसे से बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो अगर टी20 में कोई भी कैप्टन, चाहे वो लीग लेवल पे क्रिकेट हो या इंटरनेशनल लेवल पे, अगर कोई भी कैप्टन उनको यूटिलाइज़ नहीं करा बॉलिंग में व्हेन ही इज़ इन द टीम, तो आई थिंक इससे बड़ा स्टूपिड, ब्लंडर, इडियोटिक डिसीजन, जो व्हाटएवर एडजेक्टिव यू वांट टू यूज़, आई थिंक दैट्स व्हाट वी सॉ।
तो हाँ। मैं तो जब मैंने स्कोर कार्ड देखा था पहले टी20 का, मैं मैच नहीं देख सका था, तो मुझे लगा शायद फ़हीम अशरफ शायद इंजर्ड हो गए थे फील्डिंग में, इसलिए उनको बॉलिंग नहीं दी गई। लेकिन तो बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो कप्तान साहब की लॉजिक जो थी, वो पता नहीं कौन-सी कॉन्स्टेलेशन के जो है वो हिसाब लगा के बैठे हुए थे। वो बाकी T20 की सीरीज़ के लिए बचा के रखा था उन्हें। हाँ, ऐसे आपने वसीम जूनियर की बात की, आपको पता है वो मैक हसन का क्या स्टेटमेंट आया था वसीम जूनियर के बारे में? मुझे कुछ याद है कि लाइक द हार्डेस्ट हिटर या कुछ ऐसे। हार्डेस्ट हिटर का तो आई डोंट नो, बट मैक हसन का स्टेटमेंट आया था कि वसीम जूनियर इज़ द बेस्ट डेथ बॉलर इन पाकिस्तान। अच्छा। वो इतने इतने वो बेस्ट इतने हैं कि उनको मैच नहीं मिल सकता। वो ट्राई सीरीज़ से टूर पे जा रहे हैं वो। हाँ। वो उनकी लेकिन सिलेक्शन की उनको डेथ हो गई है बेचारे की। हुँ। वो बैट इतनी बेहतरीन डेथ बॉलिंग कराते हैं कि प्लेयर मर जाएँगे, तो उन्होंने कहा भाई इसको हाँ, इसको इसको दूर डगआउट रखो में ही यार। रखो। प्लेयर सेफ्टी इससे कम्स फर्स्ट। प्लेयर सेफ्टी का यहाँ तो प्रोटोकॉल भी कोई नहीं होगा। हाँ, तो आई मीन लाइक उसका केस यार, इट्स लाइक वसीम जूनियर केस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लाइक आई लाइक ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स दैट वी ऑल रेट वेरी हाईली। उसको कम चांसेस मिलने हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस आई हैं वर्ल्ड भाई कप। आप उस बेचारे की आप किस्मत देखें, और आप ये भी देखें कि वो ऐसा प्लेयर है कि उसके बारे में एक कोई एक बंदा बात नहीं करता। जितने तुर्रम खान है ना हमारे स्पोर्ट्स दुनिया के, जिनके बहुत व्यूज़ हैं, बहुत जाने-माने नामी-गिरामी एनालिस्ट बनते हैं स्पोर्ट क्रिकेट के। वो बंदा 2022 के वर्ल्ड कप में लेट इंक्लूजन हुआ, ठीक है? फिर मेरे ख़्याल से शायद वो 2 मैचेज़ हारने के बाद वो उनका इंक्लूजन हुआ था शायद। नहीं, वो इंडिया गेम में ही खेला नहीं था, जिम्बाब्वे गेम में आया था वो। हाँ, ज़िम्बाब्वे के गेम में वो आए, उसके बाद वो फाइनल तक वो शायद हमारे बेस्ट बॉलर थे वो, हम्म, ठीक है? दैट्स ट्रू। उसके बाद वो ओडीआई वर्ल्ड कप में वो आए लेट। उन्होंने मेरे ख़्याल से 4 मैचेस खेले हैं शायद उन्होंने ओडीआई हाँ, वर्ल्ड कप में और इंडिया के पाकिस्तान अंदर। के गेम के बाद आए थे वो, या और वो हमारे बेस्ट बॉलर बन के निकले वहाँ से, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कि जितने उसने मैचेस खेले थे, 3 या 4 मैचेस में उसकी 10 विकेटें थी और बहुत ही अच्छी एक यानी कि स्टैट्स के साथ उसने बॉलिंग कराई थी। अब आप उसके उन इन 2 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में अगर एक बंदा इस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है, इंडिया में ख़ास तौर पे जो कि बहुत बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस नहीं है वहाँ पे, उसके बाद आप एक बंदे को दोनों फॉर्मेट से कैसे निकाल सकते हो कि जब वो परफ़ॉर्म भी कर रहा है? उसकी मत मारी गई थी वो ना, वो इंजर्ड हो वो गया था। यूएसए नहीं वो यूएसए टूर्नामेंट खेलने नहीं जा सके कि भाई चलो वो शायद इंजर्ड थे, क्या थे, नहीं हम्म, पता। एक तो जब भी कोई बाहर होता है उसका दूसरा रीज़न यही मिलता है कि भाई कि वो नहीं, इंजर्ड है। उसका वो जो आपने नोट किया, अब तो खैर खेल खेल ही नहीं रहा है, लेकिन जो मैंने जितना पढ़ा था कि उसकी भी वो जुनैद खान वाला कीड़ा था कि वो रनअप से बिल्कुल स्टार्ट होने से पहले वो एक स्किप करता था। हुँ। तो वो आई थिंक उससे ना वो एक पेज है फेसबुक पे, वो बता रहा था कि भाई उसको कोई टखने में कुछ उसको स्ट्रेन हुआ था करने के बाद। तो वो बेसिकली वो जब उनको वो इंजरी हुई तो वो कुछ अरसा उनका वो रनअप का रिहैब हुआ कि भाई आप ये जो इनिशियल जो हॉप होता है ना, ये ना लें, इससे आपको मतलब आपका डिसएडवांटेज हो रहा है। तो ये बेसिकली रीज़न, ऑफिशियली तो ये रीज़न नहीं आया था, बट जो मैंने फेसबुक के पेजेस से पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि उनकी जो इंजरी हुई थी वो ये इंजरी हुई थी। इट अच्छा। वाज़न्ट नॉट लाइक कि आपकी मसल पुल हो गया है, कुछ हो गया या हड्डी टूट गई टाइप स्टफ, बट यार मैं इस पे ना एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था, वो ये है कि अभी आपने देखा इंडिया की सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 की, और जब इंडिया या पाकिस्तान या कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी सबसे अच्छी टीम लेके जाएं, बिकॉज दे वांट टू मेक अ स्टेटमेंट इन फॉरेन कंडीशंस। नॉट जस्ट एनी टीम फ्रॉम एशिया, बट इवन अगर आप इंग्लैंड को देखें, साउथ अफ्रीका को देखें, न्यूजीलैंड को भी देखें फॉर दैट मैटर, इवन दो कंडीशंस बहुत सिमिलर है, लेकिन कोशिश होती है कि ऑस्ट्रेलिया में आप अपनी टॉप की गेम लेके जाएं। इंडिया इस वक्त कितने मल्टीनेशनल कप्स होल्ड किए हुए? आई थिंक 4। दे हैव टी20 वर्ल्ड कप, दे हैव द चैंपियंस ट्रॉफी, they have the Women's World Cup, and then they have the Asia Cup. So they have 4 major tournaments. Almost वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी शायद ले और जाते, और पिछले साइकिल में उनसे टेस्ट चैंपियनशिप मिस हो गई, तो आउट ऑफ 6 मेजर ट्रॉफीज दे होल्ड 4 राइट नाउ, और मे बी 7 अगर आप टी20 वर्ल्ड कप भी ऐड कर लें वुमेन्स क्रिकेट का। इवन आफ्टर दैट,
अगर आप उनका स्क्वाड देखें जो ऑस्ट्रेलिया में जो कल या परसों जो T20 मैच है उसमें आप देखें आपको टीम के अंदर ही डिफरेंट नाम नज़र आते हैं व्हिच मीन्स कि दे आर कॉन्स्टेंटली शफलिंग देयर प्लेयर्स टू मेक श्योर कि वो मुश्किल कंडीशंस में अपने जितना ज़्यादा हो सके चांसेस दें। उनका क्या नज़र आता है मुझे कि उनके जो टॉप के प्लेयर्स हैं उन्होंने उनको टॉप के टूर्नामेंट्स के लिए रखा हुआ है, ठीक है? ये कुछ टूर्नामेंट्स में वो या कुछ गेम्स में वो रोहित को, कोहली को जब वो पीक पे थे तब उनको भी रेस्ट करवा देते थे। संजू सैमसन को आप देखें कि इतना बड़ा बैटर होने के बावजूद भी उस बेचारे की जगह नहीं बन पा रही टॉप ऑर्डर में। द पॉइंट इज़ के आपने अपने प्लेयर्स को सिर्फ खिलाने नहीं है, उनकी टेक केयर भी करनी है। और आपके पास अगर मोहम्मद वसीम जैसे प्लेयर्स हैं और बाकी भी प्लेयर्स हैं जो बेंच पे कितने अरसे से बैठे हुए हैं, आप कम से कम इन टूर्नामेंट्स में उनको आगे तो लेकर आएँ। ज़रूरी नहीं है मतलब को अल्लाह माफ़ करे हदीस नहीं है कि यार आपने साइम और फरहान से ही ओपन करवाना है बार-बार, यार थोड़ा-सा गैप दें, किसी और को लेकर आएँ। मतलब माय पॉइंट इज़ कि कीप रोटेटिंग। अदरवाइज़ क्या होगा कि खुदा ना ख़ास्ता अगर साइम को दोबारा इंजरी होती है, किसी और को इंजरी होती है, तो आपके पास कोई वन टू वन रिप्लेसमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी को गेम टाइम ही नहीं मिला हुआ। तो माय पॉइंट इज़ के चैंपियंस ट्रॉफी में देखा ना आपने क्या हुआ? आपने देखा तो मैं एंड आई कुड बी कंप्लीटली ऑफ हियर बट मैं सिर्फ अपनी एक ऑब्जर्वेशन सामने रखना चाह रहा था कि एक बड़ी टीम इंडिया की टीम को हम देखते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं रोटेट करें मुश्किल कंडीशंस में आई मीन वो चाहते तो वो अपनी होम सीरीज का वेट कर सकते थे कि हम और लोगों को चाहते लेकिन वो अपने लड़कों को भेजते हैं ऐसी जगहों पर ताकि उनको मौका मिले तो हमारा प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे वही आता है जो हम पहले दिन से बात करें कि हमारा माइंडसेट इतना सीरियस है ही नहीं बोर्ड में किसी का कि वो इन चीज़ों पे तवज्जो दें। सब जो है अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर फ़ोकस्ड हैं। अभी आप देखें फैसलाबाद में वनडे होने वाले हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इसको इतना बड़ा जो है वो एक पीआर पॉइंट बना के कब तक बेचते रहेंगे कि लोग जो हैं बेचारे वो बाकी जो आपके कोर इश्यूज़ हैं उनको भूल जाएँगे बिकॉज़ उनको खुशी होगी कि हाँ भाई फैसलाबाद में 17 साल के बाद मैच हो गया। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है ना आपको एज़ अ क्रिकेट सपोर्टर, क्रिकेट फैन हर्ट करती हैं कहीं न कहीं। अच्छा, उसमें से भी एक और क्लैरिफिकेशन, ये जो अभी आपने पॉइंट किया ना इंडिया का कि जी के वो मल्टीपल लोगों को चांसेस दे रहे हैं, वो उन्होंने मगर एक चीज़ जो उनकी बहुत अच्छी चल रही है ना, उन्होंने ग्रुप सेम रखा हुआ है। वो 15-20 22 लड़कों का उन्होंने एक पूल बना ली है। अब वो उसी गौतम में से गंभीर चल ने, रहे हैं। हाँ, वो गौतम गंभीर ने पिक किया है, वो जिसने भी पिक किया है, उस पूल से वो हटते नहीं है। यही पूल एशिया कप में भी था, यही पूल अभी ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है जाके, वो एक मैच जीते, एक मैच हार गए। वो जो चॉप एंड चेंज प्लेइंग 11 में हो रहा है, वो स्ट्रिक्टली कंडीशंस को देखते हुए हो रहा है कि अच्छा भाई हमें यहाँ पे 4 फास्ट बॉलर चाहिए, तो अर्शदीप अंदर आ जाएगा, एक बंदा बाहर चला जाएगा, ठीक है? अगर आपने स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में खेलना है, तो आपको नज़र आ रहा है कि भाई कुलदीप अंदर आ जाएगा और फिर आपके पास वरुण भी है, कुलदीप भी है, अक्षर पटेल भी है और एक और कोई 3-4 स्पिनर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। या बैटिंग लंबी करनी है तो वो उस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, मगर उन्होंने ग्रुप वही रखा हुआ है, उसमें वो चेंज नहीं कर रहे। और हमारे यहाँ क्या है कि हम हर किसी को जो है वो हर एक सीरीज के बाद हम एक बड़ा पूल जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके अंदर हर पूल में एक नया, कुछ लोग बाहर आते हैं और फिर नए लोग अंदर आ जाते हैं। अभी इस T20 सीरीज में हमने देखा, उस्मान खान ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से आ गए, किसी को कुछ पता नहीं चला, और उनको इन 3 T20s में 2 में उनकी बैटिंग आई है और उन्होंने उन 2 में कुछ ही वहाँ नहीं कुछ किया है। नहीं कुछ है। भी नहीं किया है उन्होंने। और आप उठा के उनको अभी वो वनडे सीरीज में वो है नहीं, और T20 की ट्राई सीरीज आ रही है, उसके अंदर भी पता नहीं इनको कितना चांस मिलेगा, क्या होगा नहीं पता। इसी तरह अभी वनडे की सीरीज शुरू होने वाली है, उसके अंदर जो है वो हसीबुल्ला खान आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, हसीबुल्ला खान को आपने रखा है, बट आपने साथ में रिजवान को भी रखा हुआ है, तो उसको क्या चांस मिलना है, कुछ नहीं मिलना। वो एक सीरीज के बाद रोहिल नज़ीर की तरह जैसे वो टेस्ट से इन एंड आउट होते रहते हैं स्क्वाड से, हसीबुल्ला का भी यही होगा, वो बैठे रहेंगे बेंच पे, फिर वो अगली सीरीज में हम देखेंगे कि वो स्क्वाड में ही नहीं है। इसी तरह अभी 4-4 ऑलराउंडर आपने अनाउंस किए हुए हैं वनडे की सीरीज में, उसमें हुसैन तलत भी हैं और फ़हीम अशरफ भी हैं। अब हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ एक तरह के प्लेयर हैं, आप उन दोनों को एक साथ स्क्वाड में कैसे रख सकते हो? क्योंकि दोनों ने एक साथ तो खेलना नहीं है, किसी या तो फ़हीम ने खेलना है या हुसैन ने खेलना है। और आप यानी कि आप दोनों एक जैसे प्लेयर को रख लेते हैं और फिर आप दोनों को चांस नहीं देते, ताकि और एक स्पॉट आपका वहीं का वहीं खाली पड़ा रहता है, क्योंकि कोई भी प्लेयर डेवलप ही नहीं होता है। हुँ।
तो प्लेयर जहाँ तक प्लेयर डेवलपमेंट की बात है तो आपको एक पूल बनाना पड़ेगा कि भाई ये 20 लड़के हैं जिन जिन जहाँ चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में खेलें चाहे हम श्रीलंका में खेलें चाहे हम स्पिन पे खेलें चाहे हम पेस पे खेलें हमने इन 20 लड़कों के ग्रुप को लेके चलना है बेस्ड ऑन द कंडीशन हमने इन्हीं में से चेंजेस करनी है और अगले 2027 वर्ल्ड कप तक यही हमारे 20 लड़के हैं जो जो हमारे साथ चलेंगे ठीक है अभी वो एंड मेक श्योर कि वो किसी ने रोटेट भी करें, मेक राइट श्योर कि यानी उनको कि चांसेस दें। हाँ, मतलब ये कि भाई कि अगर आपकी अभी ट्राई सीरीज आ रही है तो उस ट्राई सीरीज के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि भाई कि अगर आप हसन नवाज को नज़र आ रहा है कि आप उसको लेकर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि भाई कि वो उसको गेम टाइम मिले उसको मैचेस मिले उसको बॉल्स मिले खेलने के लिए ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप उसको आखिर के लिए 10-12 बॉलों के लिए रखें और उसकी टेक्निक है नहीं उस नज़र आ रहा है उसका कि वो उस तरह का प्लेयर नहीं कि वो आती के साथ मारना शुरू कर देगा उसको बॉलें चाहिए थोड़ा सा उसको एक कंफर्ट जोन चाहिए अभी जो है वो रिपोर्ट हुआ है किसी ने डाला है कि भाई क्या शाहीन साहब जो हैं वो कंसर्न है साइम अयूब की फॉर्म को लेके और वो मोहम्मद नईम को ऐड कराना चाह रहे हैं स्क्वाड के अंदर शाहीन करवाना चाह रहा है, आकिब जावेद करवाना चाह रहे भाई एक ही बात है ना हैं। उनको फुल अथॉरिटी मिली हुई है तो अब ये नहीं, अगर आप आप इस नहीं, आप तरह ये भी कर लेना, आप मोहम्मद नईम को भी लेकर आ जाएं, उसको भी एक 50% ऑफ की टोपी पहना दें कि भाई आप भी आकर डेब्यू मार लो पाकिस्तान का, आपका भी भला हो जाएगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको भी कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा आगे जाके। हम्म लेकिन आपने ये नोट किया हम लोग पॉडकास्ट कितने अरसे से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल हो रहे हैं अब तो 3 साल हो रहा 3 प्लस। है। हाँ, मैं भी बस यही नोट कर रहा था कि 3 साल से हम लोग का एक ही टॉपिक है, प्लेयर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। ये ये मतलब पिछले 30-40 साल से प्रॉब्लम यही है। हमने तो पिछले 3 साल से शुरू की है, प्रॉब्लम 40 साल से यही है। मतलब अभी यही सोच रहे थे कि यार ये ऐसी ऐसी बात हमने ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद की, नहीं वर्ल्ड कप के बाद की, फिर ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद की, फिर हमने T20 वर्ल्ड कप के बाद की, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बात की, और अभी ये द बात द कर रहे हैं। क्योंकि द उसका थिंग कुछ इज़ कि हासिल जो नहीं हो रहा हाँ, जो हासिल नहीं हो आपकी रहा ना कुछ एग्ज़ैक्टली और आई हेट टू से दिस बट जो आपकी पीक टीम रही है ना क्रिकेट की इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वो प्लेयर्स हैं जो इमरान खान ने डेवलप किए थे और उन प्लेयर्स से भी आगे कोई प्लेयर डेवलप नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न। आप भाई मैं नहीं, कोई एक आई आज बंदा गेस उठा आज के ही देख लीजिए जो कि थोड़ा बहुत तो उनसे भी इक्का दुक्का तो हो ही गए थे, उनसे भी इक्का-दुक्का इसमें। भाई उनसे हो ही नहीं थे, मैं वो खुद ही नेचुरली टैलेंटेड आए थे जिनका मैं हाथ उन पे पड़ गया है। मैं आज ही आपको बता रहा था ना मैं आज एक स्टैट देख रहा था ऐसे ही कि भाई कि आज तक कंबाइन टेस्ट ओडीआई T20 में कंबाइन फॉर्मेट्स में किसने सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स लिए लाइक आई वाज लुकिंग फॉर मैच विनर्स इन ऑल ऑफ द फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट तो ऑब्वियसली उसमें पहला नंबर तेंदुलकर का था दूसरा नंबर कोहली का था राइट तो मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स का देखना शुरू किया कि भाई कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं तो क्रिकेइन्फो पे एक उन्होंने शायद फ़िल्टर लगाया हुआ है कि 20 से नीचे के वो प्लेयर्स नहीं दिखाते कि जिनके 20 या कम के मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं वो उसकी लिस्ट नहीं आ रही थी 20 एंड अप की लिस्ट आ रही थी तो उसके अंदर पाकिस्तानी 13 नज़र आए 13 प्लेयर्स दो प्लेयर्स थे जो 70s और 80s के थे जिनका डेब्यू 70s में हुआ हुआ है और जिन्होंने बेसिकली 90 के अर्ली पार्ट तक खेला है 8 प्लेयर जो थे वो थे जिनका 80s में डेब्यू हुआ हुआ है जिनको हम लेजेंड्स में 90s में लेकर आ जाते हैं कि वो हमारे लेजेंड्स हैं एक प्लेयर है जो जिसका 2000 के बाद डेब्यू हुआ है और एक प्लेयर है जिसका 2015 में डेब्यू हुआ है ठीक है तो आप गेम वही जो आपकी प्लेयर डेवलपमेंट की बात है कि जो कि इमरान खान ने जिन प्लेयर्स को डेवलप किया ये जो 8 प्लेयर्स 90s के थे सिवाय अब्दुल रज़ाक शोएब मलिक और आफरीदी ये तीन को अगर आप हटा दें तो वसीम वकार इंजमाम अ, ये सईद तीन अनवर। सईद अनवर ये 4 प्लेयर तो हैंड पिक्ड है राइट बिल्कुल। इमरान खान जावेद मियांदाद तो चलो वैसे ही 70s के प्लेयर थे उसके बाद मोहम्मद हफीज़ बाबर आजम शोएब मलिक अब्दुल रज़ाक शाहिद अफरीदी यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ ये प्लेयर्स है जो बेसिकली 13 की लिस्ट में थे तो आधे आपकी जो सबसे ज़्यादा जो आपने डेवलपमेंट की है ना
वो उन्हीं लोगों ने की है जो 90s के थे, क्योंकि उन्होंने शोएब मलिक उस टाइम पर आया, उन्होंने डेवलप किया, आफरीदी को डेवलप किया, अब्दुल रज़ाक को डेवलप किया, यूनुस खान को डेवलप किया, मोहम्मद यूसुफ को डेवलप किया। मगर उसके बाद जो ये लोग आए ना, उसके बाद आपको कोई प्लेयर नहीं मिला। उसके बाद यानी कि आप ये देखें, एक और इसी से मिलता-जुलता स्टैट आप उठाएँ कि पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में जो को पेसर जिसने 200 से ज़्यादा विकेटें ली है ना, वो आखिरी पेसर वकार यूनिस है। देखिए आप सोचें, और वकार यूनिस को क्रिकेट छोड़े हुए ऑलमोस्ट अब 22 मेरे साल हो ख़्याल गए। से बाई 23 साल हो गए हैं शायद। हाँ, 2003 2003 में में खेला छोड़ी था थी। आई थिंक। हाँ, हाँ, तो 22 साल कर लें आप। तो 22 साल में आपके पास एक पेसर आपने डेवलप नहीं किया है जो 200 विकेटों से ज़्यादा विकेटें ले ले। इवन शायद शोएब अख्तर की 178 वगैरह विकेट्स हैं शायद। हुँ। ठीक है? तो मीन ये आपका हाल है। वस वकार यूनुस के बाद जो बॉलर था जिसने 200 टेस्ट विकेट लिए हैं वो यासिर शाह था। वो और पेसर उसने नहीं भी था दो ना, स्पिनर नहीं, नहीं, हाँ। मतलब पेसर की बात हो रही है। लाइक वो तो फिर कनेरिया मैं भी था। आई नो आई वो तो अंडरस्टैंड। फिर कनेरिया भी था। यासिर शाह से पहले कनेरिया था। ओह! अच्छा हाँ। या कनेरिया के आई थिंक शायद 278 विकेट्स हैं, ऐसी कुछ है। उसके बाद यासिर शाह है। बट मैं पेसर्स की बात कर रहा हूँ कि हमने 2003 के बाद कोई एक पेसर ऐसे डेवलप नहीं किया। हम 2025 में बैठे हुए हैं, ये भी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, कि हमने एक पेसर डेवलप नहीं किया जिसने टेस्ट क्रिकेट में लाइक प्रॉपर टेस्ट खेले हुए हो, किसी किसी एक को। लेकिन वैसे लुकिंग एट द लिस्ट आई थिंक यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन कि और ये क्वेश्चन उन लोगों पे है जो बाबर आज़म पे तनकीद करते हैं या जो भी करते हैं। लाइक लुकिंग एट द लिस्ट बाबर आज़म हैज़ प्लेड टोटल ऑफ 318 मैचेस और उनके 24 एमओएम्स हैं मैन ऑफ द मैच। 326 होंगे शायद उसके मैचेस। 326 कर लें। हाँ। 326 में 24 मैचेस हैं, 24 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं। इस पूरी लिस्ट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने रिसेंटली डेब्यू किया हो। ठीक है? तो दैट बेग्स द क्वेश्चन कि इज बाबर आजम गोइंग टू बी द गोट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? भाई देखो, वो जो किंग का जो लेवल उसको मिलता है ना, आप उसको, लोगों की हटती है कि भाई ये किंग क्या घंटे का किंग है, ये है वो है। मगर अगर आप लिटरली 2011 के 2015 के बाद से आप उठाएंगे ना क्रिकेट, आप जिस मर्जी स्टैट उठा लो, नेगेटिव तो आप बहुत सारे देख लेते हैं कि जी आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, ओ जी 100 की एवरेज है, जीरो मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं, ये है वो है वगैरह वगैरह। जो भी आप पॉजिटिव स्टैट उठाओगे ना पाकिस्तान की टीम का अक्रॉस द फॉर्मेट, आपको उस बंदे का नाम नज़र आएगा, हर स्टैट में नज़र आएगा। ठीक है? 2015 के बाद से अगर वो 24 मैन ऑफ द मैच अवार्ड अक्रॉस फॉर्मेट ले रहा है, तो 2010 साल हो गए 10 खेलते साल हो हुए। गए। उस उन 10 सालों के बाद आपको कितने प्लेयर्स हमने देखे हैं, खेल जो जो खेले हैं प्रॉपर, या उससे पहले जो 2000 हफीज़ के बाद से, और बाबर आजम हफीज़ ने 2003 में डेब्यू किया है, बाबर आजम ने 2015 में डेब्यू किया है। 2013 से 2003 से लेके 2015 तक ये 12 साल का स्पैम है। इस 12 साल के स्पैम में हमने कोई प्लेयर नहीं देखा जिसने डेब्यू किया हुआ इन दो एराज में और जो इस लिस्ट में शामिल हो। कोई भी नहीं है। आपको मॉडर्न डे में सिर्फ बाबर आजम का नाम नज़र आ रहा है, तो दैट बैग्स अ क्वेश्चन कि क्यों? बाकी कहाँ हैं? बाकी क्या कर रहे हैं? इस इमेज में शाहिन हफीज तक का नाम नहीं है। हाँ, आई मीन आई एम श्योर वो शायद होंगे 20 से कम, मैंने कहा ना 20 से कम में शायद हों वो। बट आप, अगर आप देख रहे हैं तो आपकी आई थिंक ये लिस्ट में शायद 55 नंबर है उसका, बाबर का, इस ये जो ओवरऑल लिस्ट लिस्ट में ओवरऑल लिस्ट में। ठीक है? और बाकी किधर है? तो आप ये कहते हैं ना कि जी के भाई के हमने उसको लोगों ने उसको किंग बना दिया है और बाबर आजम होता रहता है। देयर इज़ अ रीज़न वाई के लोग उसकी बैटिंग देखने आ रहे हैं और वो बैटिंग देख के चले जाते हैं। लाइक दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान टीम। वो दूसरों की, यानी कि वो लिटरली चेयर अप हो रहे हैं जब वो विकेटें गिर रही हैं कि भाई क्या बाबर आजम की बैटिंग है। तो एंड एंड आपको, एंड मोर देन द रन्स ही स्कोर्स, ये लोगों का प्यार है उसके लिए जो आप अर्न करते हैं। और मुझे लगता है हम्म, कि बहुत से लोगों को जो तकलीफ होती है ना, वो इस प्यार की वजह से होती है जो लोग देते हैं उसे। नहीं, वो बैक हो रहा है ना यार, प्यार बैक हाँ, हो रहा है। लाइक बैक हो रहा आप, है हाँ। ये क्रेज आफरीदी के लिए था,
ये हुँ। ये क्रेज़ आफरीदी के लिए भी था। और आई थिंक आप इन द मगर रीसेंट हिस्ट्री आफरीदी के लिए ही था। हाँ, आफरीदी के लिए था। अभी आप इस लिस्ट में देखें, ही हैज़ द मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स फॉर पाकिस्तान। ही 43। इज़ द बिगेस्ट मैच विनर पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस्ड इन ऑल फॉर्मेट्स, क्योंकि उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेज़ हैं। सेकंड नंबर पे वसीम अकरम आते हैं, मगर वसीम अकरम के लिए ये क्रेज़ नहीं था, ठीक है? ही इज़ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर क्रिकेट हैज़ एवर सीन। सही है, ये सब कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड, सुल्तान ऑफ स्विंग वगैरह-वगैरह। मगर ये क्रेज़ नहीं था कि यार वसीम का पहला स्पेल देखने आएँ, राइट? एग्री। तो मगर ये वाला क्रेज़ हमने सुना है, हमने तो फिज़िकली देखा नहीं है, बट ये क्रेज़ इमरान खान का था कि लोग देखने आते थे कि भाई वो झलक देख रहे हैं उनकी, बैटिंग आ रही है, बॉलिंग आ रही है, जो भी। तो कुछ प्लेयर्स को ये कल्ट फॉलोइंग मिलती है। अब अगर एक बंदे को मिल गई है, तो क्यों उसकी हट रज़ रही है आपकी? नहीं हुँ, हटेगी तो, मगर मैं कह रहा हूँ कि देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस मैडनेस। नहीं, फॉर कॉन्टेक्स्ट आई थिंक मैं स्टैट से इसलिए रिलेट करना चाह रहा हूँ कि बाबर आज़म हैज़ प्लेड अ लिटिल मोर देन हाल्फ ऑफ द गेम्स अफरीदी हैज़ प्लेड, ठीक है? शाहिद अफरीदी के गेम्स हैं 530, बाबर आज़म के गेम्स हैं 320, या इसमें 318 दिखा रहा है बट 324 आप कह रहे हैं, तो जस्ट ओवर 50%। और बाबर आज़म के 24 मैन ऑफ द मैचेज़ हैं। शाहिद अफरीदी के 43 हैं, तो मतलब इन इन रिलेशन वो ही इज़ हाल्फवे देयर, और राइट? जबकि आफरीदी ऑलराउंडर है, तो अगर वो एग्ज़ैक्टली, बैट से परफ़ॉर्म नहीं करता, जो कि वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं करता था, तो उसके मेजॉरिटी ऑफ मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड है ना, उसकी वो बॉलिंग से आए हैं। बॉलिंग के हैं। इसी या तरह हफीज़ का भी जो हायर नंबर है, वो इसीलिए है क्योंकि ही वाज़ आल्सो एन ऑलराउंडर, हुँ। ठीक है? एंड अगर सेम आप थिंग वी विल सी विद साइम अयूब थ्रूआउट हिज करियर एज़ वेल। और मैं शरियर सॉरी मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था, जो आप क्रेज़ की बात कर रहे थे ना। देखिए, शाहिद अफरीदी का जो क्रेज़ था ना, वो उसकी एक फ्लैम्बॉयंस थी, एक फ्लेयर था, जिस पे उसने ऑफ द फील्ड भी बहुत काम किया। जितने कमर्शियल्स आपको याद होंगे पेप्सी के, इन सब के, हम हुँ। अफरीदी के देखते थे, हेड एंड शोल्डर्स की और डिफरेंट, मतलब अक्रॉस द बोर्ड उस बंदे ने अपनी बैटिंग से ज़्यादा अपनी लुक्स और अपनी अपनी पर्सनैलिटी को भी कैच करवाया। लेकिन अफरीदी को अगर आप कहीं बाहर देखते ना, शाहिद अफरीदी को, तो अगर आप इमेजिन करें कि लोग कभी जाके उससे गले ना मिले, शायद वो दूर से देखें, थोड़ा-सा एक इंटिमिडेशन थी शायद अफरीदी से। बाबर के केस में ना लोगों के दिल में जेन्युइन शफ़क़त है, मतलब ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ, ऐसा फ़ील होता है कि अगर ये कहीं बाहर मिले ना, तो लोग जेनुइनली अपने प्यार का इज़हार करेंगे, इससे इंटिमिडेटेड फ़ील नहीं करेंगे, वो जाके इससे सलाम दुआ करेंगे, इसको शायद गले लगा लेंगे, मतलब दैट्स द काइंड ऑफ लव पीपल हैव। और ये जो एक जेन्युइन प्यार होता है ना, कि यार वी डोंट केयर कि तुम सक्सेसफुल हो या नहीं हो, वी जस्ट लव यू। ये चीज़ मिसिंग थी, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को, इंक्लूडिंग हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार्स को ना, इस ये आपको हज़म याद नहीं हो पाती इस चीज़। आपको याद होगा हमारे 90s के प्लेयर्स तो फैन्स को कूट देते थे भाई। अभी भी यार इंजमाम वसीम अकरम उल हक, से। शाहिद अफरीदी तो बल्ले नहीं बल्ला कह रहा हूँ, शाहिद तो एयरपोर्ट पे उतरते ही कूटा है किसी को यार। ना, यार वो तो ख़ैर एक अलग चीज़ है। वसीम अकरम से ऑटोग्राफ लेते हुए लोग डरते थे। पीपल दैट आई नो पर्सनली, कि इनका पता नहीं होता था कि कब झड़क दें, कब बदतमीज़ी से बात कर दें। उन्होंने तो अपनी, मतलब लोगों की ऑटोग्राफ बुक्स उठा-उठा के फेंकी हुई हैं। तो हुँ। एक डर था, जो कि उन स्टार्स का था, लेकिन बाबर से मुझे लगता है कि एक जेन्युइन फीलिंग है लोगों की, बिकॉज़ उनको ये डर नहीं लगता बाबर से। बट कमिंग बैक टू द क्रिकेट, फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट। आई थिंक लास्ट लास्ट वाज़ 2008 अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे। 17 साल के बाद हो रहा है मैच। 17 साल के बाद हो रहा है, आई थिंक लास्ट वाज़ ज़िम्बाब्वे जिसने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था इन फैसलाबाद। तो क्या कहते हैं, आई थिंक इट्स क्या कहते हैं, ट्राई आउट कह लें, जो भी कह लें, टू सी हाउ द फैसिलिटीज़ आर इन दैट स्टेडियम। पीएसएल के मैचेस भी वहाँ करवाने की सोच उम्मीद है। अच्छा, और यानी ये चैंपियंस कप जो करवाया था उससे कुछ हासिल नहीं हुआ हमें, तो अब हमें एक सीरीज़ करवानी पड़ी है जस्ट टू सी के हाउ द फैसिलिटी इज़। आई मीन अभी तक यही वो नारा लग रहा है ना कि चेयर्स नहीं लगी हुई हैं। वही हुँ, रावलपिंडी वाला हिसाब था, वहाँ पे शादी की कुर्सियाँ लगी जाएँगी हुँ। स्पेक्टेटर्स के लिए, ठीक है? और बाथरूम-वाथरूम नए बने हैं, ड्रेसिंग रूम सही नए बने हैं, और फ्लड लाइट्स भी पुरानी वाली चलेंगी। इवन कि वहाँ पे अभी तक मैनुअल स्कोरबोर्ड लगा हुआ है, वो चलेगा।
सोचे हाँ, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ सीढ़ी पे साला फॉलो विकेट अपडेट कर रहा होगा। बट वहाँ पॉइंट ये है स्क्रीन भी नहीं कि है ना कोई, लाइक स्क्रीन ऑल टुगेदर नहीं बिल्कुल भी नहीं स्क्रीन है? है, वही स्क्रीन है जो मुल्तान में लगी हुई है। मुल्तान में भी कोई हाई क्वालिटी एलईडी स्क्रीन नहीं है। तो फैसिलिटीज़ आर इवनली मैच्ड लाइक मुल्तान। बट आई थिंक वो प्लान ये है जो कि मैंने जितना पढ़ा है और सलमान नसीर के पॉडकास्ट सुन के जो अंदाज़ा हुआ है वो ये है कि द प्लान इज़ टू ग्रो द पाकिस्तान क्रिकेट प्लान फ्रॉम 4 स्टेडियम्स इनटू 6 स्टेडियम्स। पेशावर का स्टेडियम और फैसलाबाद का स्टेडियम। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो ये रियलाइजेशन 2024 के चैंपियंस कप के बाद क्यों नहीं आई कि आपने 1.5 साल ज़ाया कर दिया? हुँ। लाइक लिटरली आपने 1.25 साल 1.5 साल ज़ाया कर दिया, क्योंकि चैंपियंस कप आपने कराया वहाँ पे, तो आपको आइडिया नहीं हुआ कि आपकी फैसिलिटी किधर खड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल उस स्टैंडर्ड्स। वक़्त क्वेटा का भूत सवार था ना। आपको याद होगा उन दिनों में क्वेटा बहुत दिन चल रहा था। फिर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट क्वेटा सडनली फेल ऑफ द प्लान्स। और फिर वो एकदम पीएसएल की ड्राफ्ट इवेंट तक आप क्वेटा करवाने जा रहे थे, जो कि नहीं हुई, जो मटेरियलाइज़ नहीं जाहिर हुई। है, कहाँ से होगी? तो कोयटा आम पाकिस्तानी नहीं जा रहा। हुँ, तो टीम्स कहाँ जाएंगी वही खेलने ना, के तो लिए वहाँ? आप आपकी वही बात है ना, सर पैर नहीं है ना कोई। आपके नुक्कड़ में 2 ग्राउंड है, सियालकोट में 1 ग्राउंड है, उसको आप ठीक करो। हैदराबाद में ग्राउंड है, उसको ठीक करो। उस पे अभी कोई काम नहीं हो रहा। अभी नेशनल स्टेडियम कराची पे काम स्टार्ट होना था इस महीने के 3 दिन गुज़र गए हैं, अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है? कह रहे हैं सलमान नसीर साहब कि भाई पीएसएल के मैचेस कराची स्टेडियम में होंगे। और आपको शायद याद होगा जब साउथ अफ्रीका सीरीज़ का स्केड्यूल आया था तो बहुत शोर मचा था कि कराची को मैचेस नहीं दिए हैं वगैरह फलाना। उस वक़्त था कि काम स्टार्ट होगा। टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? 1 महीना तो हो गया। 1 महीने में कराची स्टेडियम में भी तो कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो माय फैक्ट इज़ कि आप देखिएगा जब पीएसएल 11 आएगा ना, तो कराची स्टेडियम में मैचेस मोस्ट लाइकली मैचेस नहीं होंगे। क्योंकि आपकी प्लानिंग इतनी ऑफ है कि आप कब होगी पीएसएल? नेक्स्ट हाँ, समर तो होगी? वो अली तरीन से बाहर निकले तो वो कुछ करे ना। वो तो अभी वहाँ फंसे हुए हैं बेचारे। यार कैसा कैसा शख्स है यार वो बंदा। उस बंदे से किसी सहाफ़ी ने पूछा कि आप जो कंसर्न अली तरीन ने जो पेश किए हैं आप उस पे क्या कुछ बोलेंगे? कहते हैं भाई मैं तो अपनी लीग को बदनाम नहीं करना चाहता तो मैं प्राइवेटली बात करूँगा। हुँ, तो इसका मतलब ये है ना कि आप जो भी बात करेंगे उससे आपकी लीग तो बदनाम होगी। हुँ, बट खैर, तो ओडीआई वो कह रहे हैं सीरीज़ के क्या। मैं बातों से नहीं, मैं अपने एक्शन से बर्बाद करूँगा लीग को। हुँ। हाँ, मतलब आप सोचें ना यार 2019 नहीं 2019 भी नहीं। आई थिंक 2022 जो पी जिसमें आई थिंक पीएसएल 7 था शायद। इसमें लाहौर ने पहली दफ़ा पीएसएल जीता था। हाँ, आई थिंक दैट वाज़ द बेस्ट पीएसएल दैट वाज़ एवर हेल्ड। उसके बाद से जो 3 साल गुज़रे हैं ना वो प्रीटी पैथेटिक। 2 साल जो गुज़रे हैं उसमें प्रीटी पैथेटिक इन माय ओपिनियन। अम, बट खैर उस पे भी एक अलग एपिसोड करनी है। पीएसएल के बारे में भी एपिसोड करेंगे हम। लेकिन ओडीआई सीरीज पे वापस आते हैं। पाकिस्तान हैज़ द फर्स्ट ओडीआई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। शाहीन अफरीदी का कैप्टनसी डेब्यू है नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, इन वनडे क्रिकेट। लास्ट उनका कैप्टनसी एक्सपीरियंस बहुत बुरा गया था। 4-1 हारे थे T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और अभी भी उनकी कोई आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उनकी, राइट? वो मैंने सुनी तो नहीं, आपने सुनी? क्या क्या उनकी फीलिंग्स हैं? वी डोंट नो बट होपफुली ही गेट्स ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। टीम उनको तगड़ी मिली हुई है। फ्रॉम द साउंड्स ऑफ इट ही हैज़ नो ऑब्जेक्शन अदर देन साइम अयूब्स फॉर्म। तो ओवरऑल क्या आप लोग देखते हैं? हाउ डू यू गाइस सी शाहीन अफरीदी गोइंग गोइंग अबाउट दिस दिस एडवेंचर? यार आई डोंट हैव एनी हाई हाई होप्स फ्रॉम हिम एज़ अ कैप्टन। मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना बहुत लो रखा हुआ है, बिकॉज़ एंड में ये होता है ना कि अभी फिर के आपका लिए दिल या टूटता है। शुरू से लो नहीं, थे नहीं, आप? अभी के लिए मैं टू बी ऑनेस्ट मैं पीएसएल में उनकी कैप्टेंसी देख के प्लेज़ेंटली सरप्राइज़ हुआ था, बिकॉज़ उनके डिसीजंस अच्छे थे कुछ, और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी कि ही वाज़ अराउंड हिज़ बॉलर्स ऑल द टाइम। जो कि आपको ऑन द फील्ड जब आप ज़ाहिर है कैप्टन का सबसे ज़्यादा टाइम फील्ड में फील्डिंग के या बॉलिंग के दरमियान में ही गुज़रता है।
हाँ। बैटिंग में आप जो भी होता है वो अनलेस कि आप खुद बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें बैटिंग करते, तो आपका इतना कम्युनिकेशन वगैरह नहीं हो पाता। तो आई वाज़ प्लेजेंटली सरप्राइज़्ड बाय दैट, और मुझे लगा था कि शायद जब उनको टी20 कैप्टेंसी मिली थी कि शायद वो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करे उसमें। यू कैन आर्ग्यू कि इतना टाइम नहीं मिला, बहुत जल्दी प्रीमेच्योरली उनसे कैप्टेंसी ले ली गई, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, मैं इतने एक्सपेक्टेशंस मेरे हाई नहीं है फ्रॉम हिम एज़ अ कैप्टन, बट फ्रॉम हिम एज़ अ बॉलर आई एम पुटिंग हिम एट अ हायर स्टैंडर्ड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हुँ। शायद वो अपनी बॉलिंग से काफ़ी कुछ हमें कुछ अच्छा दिखाएँ। एंड एट द सेम टाइम लाइक यू सेड कि टीम उनको डेफ़िनिटली तगड़ी मिली है इस सीरीज़ के लिए। बाबर हैं, रिज़वान हैं, यू हैव अदर प्लेयर्स इन द टीम एज़ वेल। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान एज़ अ टीम would give a good performance display. But I'm just staying neutral, or you can say that I'm keeping my expectations low when it comes to Shaheen as a captain. आप क्या कहते हैं? यार क्योंकि एक्सपेक्टेशन फैसलाबाद की कंडीशंस वी डोंट रियली नो कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत लो होता है ना, तो वी डोंट नो कि भाई वही नहीं, लो तो एक्सपेक्टेशन खैर आप नहीं था, वो चैंपियंस कप का स्टैंडर्ड लो तो नहीं था क्योंकि आपके सारे चैंपियन खेल रहे थे उसके अंदर। बट वहाँ पे वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आपको पाकिस्तान में हर जगह जैसी भी कंडीशंस मिलती हैं, आपको फ्लैट पिचेस ही मिलेंगी, ठीक है। बहुत पॉसिबल है कि ये शायद लाहौर से मिलती-जुलती हुई पिच बनाए जहाँ पे पिच बॉलिंग असिस्टेंस हो, जहाँ पे आपके बॉलर्स, पेसर्स आके परफॉर्म करें, तो वो तो एक फैक्टर मुझे लग रहा है कि हो सकता है। बट एट द सेम टाइम जहाँ तक बात एक्सपेक्टेशन की है, इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपकी प्लेइंग 11 क्या बनती है। अभी आपने 16 का स्क्वाड रखा हुआ है। लास्ट सीरीज़ जो वेस्ट इंडीज़ से हुई थी उसके अंदर आपने अब्दुल्ला शफ़ीक और साइम अय्यूब का ओपनिंग पेयर चला रहे थे। अब्दुल्ला बाहर हो गए हैं, फ़खर अंदर आ गए हैं क्योंकि आई थिंक फ़खर को टी20 में रिज़र्व में रखने का एक लॉजिक ये भी था कि उनको ओडीआई में कमबैक करना था। तो वो खेलेंगे, तो आप इमाम और फ़खर का जो या इमाम और अब्दुल्ला का जो ओपनिंग पेयर है वो चेंज हो के साइम और फ़खर का ओपनिंग पेयर बन रहा है। तो अब वही वाली बात है कि आपकी टीम आगे पीछे इतनी हुई हुई है, आप फिर वही घूम फिर के वहीं आगे खड़े हुए हैं कि आपको फ़खर और बाबर से ही एक्सपेक्टेशन होगी। नीचे से आपको पता है कि आपको कौन खेलेगा नहीं पता। कांस्टेंट प्लेस जो कंसिस्टेंट प्लेस जिनकी है वो फ़खर है, साइम है, बाबर है, रिज़वान है और सलमान सलमान है। अली आ गए। उसके अलावा फिर आपको नहीं पता कि हसन नवाज़ खेलेगा कि नहीं खेलेगा। 4-4 ऑलराउंडर आपने सेलेक्ट किए हुए हैं। अब फ़हीम, हुसैन तलत, नवाज़ और मोहम्मद नवाज़ सेलेक्ट हुआ है? जी, और हुसैन तलत। तो इन 3 में और फिर प्लस वसीम जूनियर। ये 3 इन चारों में से कौन खेलेगा? क्योंकि शाहीन खेलेगा, हारिस खेलेगा, नसीम भी है। नसीम भी खेलेगा और अपना अबरार है, तो ये अबरार भी खेलेगा। तो ये तो 4 बॉलर तो आपके पक्के हो गए, राइट? अब बीच में जो है वो आप फ़हीम को खिलाते हैं या नवाज़ को खिलाते हैं, तो फिर बाकी लोग नहीं खेलते। तो वो प्लेइंग 11 पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्लेइंग 11 खिलाते हैं। तो आई एम श्योर कि शाहीन की जहाँ तक बात कैप्टेंसी की है, तो यार मेरा तो ये मानना है कि भाई कैप्टेंसी हर बंदा ना अपने लिहाज से कैप्टेंसी अच्छी करता है। इट ऑल डिपेंड कम्स डाउन टू कि आपकी टीम कैसी है। अगर आपकी टीम में जो है ना वो माठे प्लेयर्स हैं, तो आप जितने मर्ज़ी अच्छी कैप्टन बना दें, आपकी कैप्टेंसी माठी ही लगेगी। सही है। हाँ, मगर जो प्रॉब्लम हमारे प्लेयर्स की कैप्टेंसी में आता है ना, वो ये आता है कि रोल्स जिस रोल के लिए आपने जिस बंदे को सेलेक्ट किया हुआ है, आप अगर उस बंदे से वो रोल फुलफ़िल नहीं करवा रहे ना, जैसे परफेक्ट एग्ज़ाम्पल फ़हीम अशरफ की है। भई अगर आपने उसको ऑल-राउंडर रखा हुआ है, उसको ऑल-राउंडर फ़ील कराओ, यानी कि उसका ऑल-राउंडर रोल टीम में नज़र आना चाहिए कि भई वो ऑल-राउंडर है। आप उसको कभी एज़ अ स्पेशलिस्ट बैटर खिला देते हो, कभी उसको सिर्फ़ आप बॉलिंग करवा देते हो, कभी आप उससे नया बॉल करवाते हो, कभी आप उसको 12 ओवर के बाद बॉलिंग कराने लेकर आते हो। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये मुझे समझ में नहीं आती और इससे आपकी कैप्टेंसी जो है ना, वो बहुत ही ऑर्डिनरी नज़र आती है। तो लेट्स होप कि ये हरकतें शाहीन एटलीस्ट ना करे। वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन हरकतों में बुरा है। वो पीएसएल में ऐसी-ऐसी बोंगियाँ मार चुके हैं वैसे वो।
हाँ, अब सही है। आई मीन वो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि वो ओडीआई में भी इस तरह की बोंगियाँ मारे हैं, बट मैं सिर्फ पॉइंट आउट ये कर रहा हूँ कि अगर वो स्टार्ट उसने अगर अच्छा लेना है तो एटलीस्ट जो कंट्रोलेबल्स हैं, जो उसके हाथ में चीज़ें हैं, कम से कम वो बेहतर कर सकता है। ऑन द गिवन डे ऑन द फील्ड टीम कैसे परफॉर्म करती है वो उसके हाथ में नहीं है। तो लाइक उसके लिए आप वो तो हमें जैसे तैमूर ने कहा ना, लो एक्सपेक्टेशन है, हमें पता है आपकी परफॉर्मेंसेस मोर और लेस एक ही तरह की ही आने वाली हैं, कोई बहुत ओवरनाइट ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला। तो जो चीज़ें आप अपने हाथ से ठीक कर सकते हैं एटलीस्ट वही ठीक कर लें। हुँ। यार मेरा कैप्टेंसी के मामले में ना मेरा व्यू थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ये है कि यार आई डोंट रियली कि कप्तान आप किसको बना रहे हैं। बट आप जिसको ही बना रहे हैं ना उसको आप एक प्रॉपर रन दें। हुँ। आप सीरीज़ बाय सीरीज़ अभी भी इसकी भी जब अनाउंसमेंट हुई थी इट्स नॉट अनाउंस कि आप मतलब आपने एक विज़न के तौर पे वर्ल्ड कप तक अनाउंस किया हुआ है। हाँ, क्योंकि एक उसकी वजह है ना, क्योंकि जो डिसीज़न ले रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता वो कितने लंबे अरसे के लिए। उस इसीलिए वो जब उनको अपनी खुद की जगह का पता नहीं है, तो वो क्या शाहीन को बोलेंगे, अब वो शाहीन को बना दें कैप्टन, बोलें हाँ भई आप ओडीआई वर्ल्ड कप तक हैं, और पीछे जो है वो कुछ अरसे के बाद मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, तो शाहीन कहाँ खड़ा भाई हुआ होगा? वो तो आप नहीं फ़ोर्स कर सकते ना। तो भाई जो आपके वही ऐसे वही बात है ना कंट्रोलिंग दी कंट्रोलेबल्स की बात है। आपको नहीं पता आगे क्या होगा बट जो आपका एजेंडा है वो ये है कि भाई हमने 2027 का वर्ल्ड कप में तगड़ी टीम उतारनी है। उस तगड़ी टीम का क्या टारगेट है भाई आपने ये मिनी टारगेट रखते हैं भाई ये सीरीज़ आ रही है यहाँ 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 हमने खेलना है यहाँ हमने खेलना है। इस कंडीशन के लिए ये प्लेयर तैयार करना है, टेम्परमेंट चाहिए वगैरह जो भी आपका एजेंडा बनता है उस बारे में। बट आपने एक कंसिस्टेंट रन देना है। अब ये नहीं है कि आपने एक सीरीज़ जीते, दूसरी चीज़ें हारे, आपने उसको हटा के कोई और लेकर आ जाएँगे। लेकिन आप उसको टीम में रखेंगे। अब रिज़वान साहब ने कैप्टेंसी ली, तो मतलब रिज़वान से अगर एज़ अ कैप्टेंसी बेकार हुई तो रिज़वान की परफ़ॉर्मेंस भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी एज़ अ प्लेयर। लाइक आप किस बेसिस पे आप उसको जज कर रहे हो? बैड कैप्टेंसी, बैड प्लेयर, व्हाट आर यू जजिंग हिम ऑन? कि उसके खुद के रन्स नहीं हुए तो आपने उसे कैप्टेंसी से हटा नहीं दिया। तो मेरा तो सवाल तो ये है ना कि बैड कैप्टेंसी कहाँ से आ गई? क्या है उसने कैसी क्या कप्तानी की है जो जो जिससे वो बैड कैप्टन डिक्लेयर हो गया? क्या आप क्या आप देख रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में आप फर्स्ट राउंड एग्ज़िट हो गए, ये बैड कैप्टेंसी थी आपकी। हाँ, तो उसको वो तो सबको स्क्वाड देखते ही पता था कि आप पहले राउंड में बाहर होंगे, कि आप जो है आपने एक स्पिनर के साथ उसको चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भेज दिया। ठीक है कि एज़ अ कैप्टन उसको स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई कि मुझे एक एक से ज़्यादा स्पिनर चाहिए। बट आपने एक स्पिनर की बेस पे आपने चले गए खेलने के लिए, आपकी टीम ओवरऑल फ्लॉप हुई है। तो आप उसकी वजह से कैप्टेंसी को कैसे वो कर सकते हैं? वैसे आई जब थिंक से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया था कि भाई मुझे तो ये टीम तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं की है शायद। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कह दिया था ये टीम तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं की है। नहीं वो नज़र आ रहा था ना, उसकी एक वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ उसने अभी हारी है, राइट? हुँ। उसमें से वो 1 मैच जीता है, 2 मैचेज़ हारा है। एक एक मैच जीता है, शायद 2 मैचेज़ हारा है, तो 2-1 से आप सीरीज़ हारे हैं। तो लाइक तो शान मसूद को भी बाहर करो फिर। वो टेस्ट में कैसे खेल रहे हैं वो तो सीरीज़ पे सीरीज़ हारे जा रहे हैं। मगर शान वो बॉय। हाँ, तो मगर वो तो कप्तान भी बने हुए हैं और वो अब डायरेक्टर भी, कंसल्टेंट भी बन गए हैं, जो भी। तो वही वाली बात है कि आप पैमाना तो एक रखो ना यार। आप कैसे आप रिजवान को किस मुंह से बोल सकते हो कि भाई कि तुम्हारी कैप्टनसी अच्छी नहीं है क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बाकी कप्तान को आप देख रहे हैं तो आप वो बोलेगा भाई कि क्या वो सही पूछ रहा है, अगर वो पूछ रहा है तो कि भाई आई मीन क्या रीजन है। उस्मान खान को ही अगर आपने टी20 खिलाना है तो भाई मुझे क्यों बाहर किया है फिर? मुझे ही क्यों निकाला? वो लाइक आपने घूम फिर के, अगर आप देखें आपने घूम फिर के सब तो वापस लेकर आ गए, पूरी दोस्ती यारी वापस आ गई है ऑफिशियली। तो भाई रिजवान को भी ले आओ वापस। अब वो एटलीस्ट वो कम से कम बेहतर तो करेगा इनसे जो ये कर रहे हैं। कोई ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, ना स्ट्राइक रेट अच्छे हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो आप उसी को वापस ले आओ भाई, वो कम से कम कुछ कर तो लेगा आगे। कर तो बहुत कुछ सकते हैं। वो बात फिर वही है ना, फिर आप क्या अभी इस सीरीज में अगर शाहीन सीरीज हार जाता है तो उससे क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, सब ढीठ बन के बैठे होंगे, फिर पीएसएल आ जाएगा, पीएसएल हाँ। में फ़ोकस करेंगे। नहीं, अब तो नहीं, टी20 वर्ल्ड कप आ जाएगा पीएसएल ना। क्या वो तो अभी ट्राई सीरीज़ में भूल जाएँगे सब। हुँ, फिर वो सारे घूम फिर के आ जाएँगे कि अच्छा भाई वो उनकी जो कवर ड्राइव बड़ी अच्छी थी, ये था, वो था, कमबैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ख़ैर, तो चलें फिर हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ लीव अस अ लाइक एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़। मुझे लगा